तो कौन सा चैप्टर अभी हम लोग को पढ़ना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन तो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी। इक्वेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इक्वेशन में क्या क्या होता है? टू साइड्स होते हैं, एलएचएस और आरएचएस, पढ़े हैं ना? तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, अकाउंटिंग इसमें लग गया है। इक्वेशन वही है, क्या लग गया है नया? अकाउंटिंग। इक्वेशन का मतलब समझते हैं ना, एलएचएस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सबको पता है ये बात? चलिए बहुत अच्छा, अगर पता है तो। अब इसमें नया टर्म क्या ऐड हो गया है? अकाउंटिंग सिर्फ एक नया जुड़ गया है। तो वो इक्वेशन जो अकाउंटिंग से कंसर्न हो, या वो इक्वेशन जो ये प्रूफ करता हो या शो करता हो कि टोटल एसेट जो होता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज का सम होता है। क्या होता है? इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या एसेट को आप लोग टोटल वर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है? कैपिटल को आप लोग ओनर्स फंड्स भी कह सकते हैं, और लायबिलिटीज को आप आउटसाइडर्स फंड्स भी कह सकते हैं। एम आई क्लियर गाइस? यहां तक में किसी को डाउट है? अब ये चैप्टर जो है ये मेरे हिसाब से, बाकी सिलेबस में देता है कई बार सीबीएसई में, ये फर्स्ट पार्ट में यानी कि हाफ ईयरली 1 में पूछा जाता है। ये हाफ ईयरली 1 का कॉन्सेप्ट अगर हम हाफ ईयरली 1 के हिसाब से इसको पढ़ाएं तो ये चूंकि जर्नल से भी पहले दिया गया है, तो जब तक बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्लियर, तब तक हमारा ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हमको मिजरेबल लग सकता है। इसलिए हमने इसको बचा के रखा था कि जब when we finish our final accounts then we will discuss this chapter, okay? So अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका पहले की तुलना में ज्यादा क्लियर होगा और हम जल्दी से चैप्टर को खत्म भी कर पाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसको समझिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है XYZ, कुछ भी नाम है उसका, ठीक है? देयर इज अ पर्सन, उसके पास में 10 लाख रुपए का अमाउंट था, एक फंड था उसके पास 10 लाख रुपए का। अब वो कहां से लाया नहीं पता, उसके पास अपना 10 लाख रुपए था। कितना था? बोलिए। 10 लाख रुपए था उसके पास। उसने उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया। एंट्री क्या होगा जर्नल एंट्री इसका? कैश टू कैपिटल होगा। जितना उसने पैसा लगा दिया बैंक, अब मान लो कि 10 लाख रुपया उसके दो टुकड़ों में था, 6 लाख बैंक में था और 4 लाख कैश था, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब उसके बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटा? 10 लाख। बिजनेस को उसने चलाना शुरू किया, ठीक है? तो उसका जो नेट अभी जो टोटल एसेट होगा वो भी कितना होगा? 10 लाख। और टोटल जो कैपिटल है वो भी कितना है? लायबिलिटी उसके नाम पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि उसने उधार कुछ भी अभी तक, समझ में आ रही बात? बिजनेस में उसका कितना का, बिजनेस का उसका वर्थ क्या है? द टोटल वर्थ ऑफ हिज बिजनेस इज 10 लाख, और उसके पास वर्थ मतलब एसेट उसका कितना है? 10 लाख, और उसके पास में कैपिटल भी कितने का है? 10 लाख का, मतलब पूंजी है ना वो। अरे भाई पुराने जमाने में, आज के जमाने में लोग SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन एक समय था या अभी भी वो समय है जो लोग सेविंग का जो अमाउंट, जो कैपिटल रिसिप्ट जो आदमी के पास होता था, किसी भी व्यक्ति के पास जो कैपिटल, जो फंड क्रिएट होता था, जमा करता था लोग अपने बचत से, उसको लोग गोल्ड में या जमीन में इन्वेस्ट करता था। आप लोग को ये बात पता है कि नहीं पता है? यू वेरी वेल नो अबाउट इट कि आपके जो जो एंसेस्टर्स थे या हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ज्यादातर जो फंड्स था वो किस पे खर्च करते थे? गोल्ड या लैंड पे। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ और अच्छा जरिया माना जाता था। कोई दिक्कत? तो आज अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, उस व्यक्ति के पास अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, 10 लाख रुपया है, 10 लाख का उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल उसका 10 लाख हो गया, और इधर नेटवर्क में उसका कितना हो गया? 10 लाख। मतलब LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रही बात? अब उसके बिजनेस में कुछ कंपटीटर्स की एंट्री हुई, उसके अगल बगल में कुछ डिफरेंट तरीके के बिजनेस शुरू हुए। अब उसको अपने कंपटीटर से कंपीट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए था, लेकिन अब उसके पास पैसा
क्योंकि सारा का सारा पैसा तो उसने लगा दिया बिजनेस में। बात समझ में आ रही है? दिस इज अ केस स्टडी। अगर समझेंगे मजा आएगा, नहीं समझेंगे सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 5 लाख रुपया, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, 2 साल से बिजनेस चला रहा था, और जो से प्रॉफिट होती थी, क्योंकि शुरुआत में बिजनेस थोड़ा धीरे धीरे चलता है, बच्चा भी जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, वो दौड़ने नहीं लगता है, गुरुकता है, फिर रेंगता है, फिर जाके चलना एक एक पैर पर धीरे धीरे शुरू करता है, फिर गिरता है। तो इस तरह से बिजनेस का भी वही स्टार्टअप होता है। शुरुआत जब होती है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके नहीं जाता है। 2 साल में उसके बिजनेस का थोड़ा बहुत मार्केट में रेपुटेशन बन गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट और रॉन्ग? ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो ये अब उसका 2 साल में बिजनेस खो गया। अब उसको लग रहा है उसके बिजनेस में 10-5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और है। कितने की रिक्वायरमेंट है? फिर से बोलो। 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और है बिजनेस में। भैया क्या करेगा? बाबूजी के पास जाएगा, मान लो फादर नहीं देंगे कुछ भी, सबने उस पे हैंड्स खड़े कर दिए, गया बैंक के पास। अगला किसके पास गया? बिजनेस रजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो बैंक भी नहीं सुनेगी। जानवे नहीं करते आप कौन है। रजिस्टर्ड का मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जीएसटी नंबर है आपके पास, प्रॉपर बिजनेस का वेरिफिकेशन है, और एक प्रोजेक्ट आपका बिजनेस का है, तो बैंक भी आपको लोन देने के लिए तैयार रहेगी। तो आपको बैंक से एक बिजनेस लोन चाहिए था या पर्सनल लोन, जैसा भी आपने लिया। 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में फिर से लगाया, कहां से लेकर? तो आपके बिजनेस का एसेट कितना हो गया? 15 लाख। और अब कैपिटल कितना था आपका अपना पहले से, और अब मार्केट से लोन कितना उठा लिए, तो लायबिलिटी कितना बढ़ गया? तो 10-5 और 10-5 बात बराबर। ये पहला कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही हम लोग 10 तरह के ट्रांजेक्शन्स को इस चैप्टर में देखेंगे, और उसी 10 तरह के क्वेश्चंस को बना लेंगे, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से अभी हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। टोटल वर्थ, मान लीजिए कि उस बंदे का जो टोटल जो ओनर्स फंड था वो कितना था? उसका अपना कितना था भैया? 10 लाख। मार्केट से कितना उठाया उसने? 5 लाख। और उसका जो बिजनेस था, उसका टोटल जो नेटवर्थ है बिजनेस का, टोटल वर्थ कितना हो गया? 15 लाख। तो LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट? LHS RHS के बराबर है या नहीं है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? लॉक कर दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सर बनाएंगे थे, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एसेट बोल देने से नहीं होता। एसेट आपने बोल दिया, अब बहुत बच्चों को मन होगा कि नहीं सर हम कैपिटल लायबिलिटी इधर रखेंगे, एसेट उधर रखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में भी वही सिस्टम होता है। तो आप बैलेंस शीट के बेसिस पे ही इस पूरे चैप्टर को, जिसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा उसको समझ नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। जिसको कल भी मैंने कहा था कि जाके आज कोई होमवर्क था क्या? टुडे वाज यस्टरडे आई हैव नॉट गिवन एनी होमवर्क। मैंने बस ये कहा था कि आप जाके बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए। क्या देखने के लिए बोला था? और इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ के आइए, ये ना बोला था। इतना समझ लीजिए, कल मैंने आपको एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था कि कहीं ना कहीं से देखो, नाक सीधा छुए या घुमा के छुए, बात वही होता है। ठीक है, तो घूम फिर के आपका जो इक्वेशन है वो बैठ ही जाएगा। ठीक है, देखिए, तो अब हम थोड़ा सा एक केस देखेंगे। पहला केस देखेंगे, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। क्या? पहले तो हम स्टार्ट किए बिजनेस को हमने क्या किया? स्टार्ट किया। इसको थोड़ा इरेज करेंगे, तब आगे जाके दूसरा जो है मुद्दा लिखेंगे, और बनाने का तरीका आपको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आप लोग भी पेन कॉपी रेडी रखेंगे अपना लिखने के लिए। देखिए, LHS इक्वल टू RHS, इसमें कोई डाउट है? इधर आप रख लो एसेट, या फिर हाँ इधर एसेट ही रख लो। एसेट, इधर क्या रख लोगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, ट्रांजैक्शन आपको मिलता जाएगा। पहले तो आप ये देखिएगा, ये आपका पहला तरीका हो गया। अब इसमें क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया? पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम 2-3 अभी बोलकर बताएंगे, उसके आगे आप लोग बात। ये ट्रांजैक्शन है, क्या है पीयूष? ये ट्रांजैक्शन है। अभी मान लीजिए कि 5 लाख से स्टार्ट किया। कितना से स्टार्ट किया? 5 लाख से स्टार्ट किया, या 10 लाख मान लेते हैं ना, 10 लाख से स्टार्ट किया। कितना से? ठीक है बच्चों, तो इसमें एसेट में क्या अफेक्टेड होगा? कैश इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस हो ना हो लायबिलिटी लिखना पड़ेगा आपको, क्या? ठीक है, अब देखिएगा आप यहां पर इमेजिन करेंगे कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। तो एसेट में आपको कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है? कैश। तो ट्रांजेक्शन ये हुआ है, देखिए ट्रांजेक्शन ऐसे लिखेंगे बच्चों, पहले ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इधर हेडिंग दे देंगे कैश इक्वल टू कैपिटल प्लस। तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ? कैश 10 लाख, कैपिटल 10 लाख, लायबिलिटी 0। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब एक चीज ध्यान रखना कि दूसरा इसमें क्या किया, दूसरा ट्रांजेक्शन वही जर्नल वाला एक केस याद करो, डिपॉजिटेड इनटू, बोलो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान दो, अभी तक उसने माल खरीदा बेचा नहीं है, कैश को क्या किया है? डिपॉजिटेड कर दिया है, उसको बंद करो, ठीक है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है ना? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में जमा किया, कितना पैसा जमा किया? मान लिया 2 लाख जमा कर दिया। कितना जमा कर दिया? उसका लायबिलिटी साइड में कोई प्रभाव पड़ रहा है? इसका नेचर होगा इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। क्या होगा नेचर इसका? इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन। बैंक में पैसा जमा किया, तो मेरे बच्चों यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, पहले लिखेंगे कैश। हम पहले इमेजिन कर लेंगे, जैसे आप पता होता ना कि कैसे जर्नल में कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, उसी तरह से आपको यहाँ अकाउंट इफेक्टेड देखना पड़ेगा। तो अकाउंट कौन कौन इफेक्टेड होगा? कैश और दूसरा बैंक। एसेट साइड में कैश और इक्वल टू के बाएं तरफ मान लेंगे एसेट, दाहिने तरफ मान लेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहां ध्यान दीजिए, इधर क्या क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है कि ट्रांजेक्शन जो है, इसके लिए ये ट्रांजेक्शन था, नया पुराना का कोई सिस्टम नहीं, ये पहला ही ट्रांजेक्शन था, तो इसमें ओल्ड और न्यू कुछ नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम कि हम इस ट्रांजेक्शन को, पहले वाला एंट्री का जो ट्रांजेक्शन था फाइनल ट्रांजेक्शन, उसको इसका ओल्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? ओल्ड। तो यहां पर लिखेंगे ओल्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे? बगल में लिखेंगे, कैश के बगल में। हम आपको एक कॉपी पे भी करके बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। ओल्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें ओल्ड में कैश कितना था? 10 लाख। ओल्ड में बैंक था क्या? अरे बोलो। नहीं, ओल्ड में बैंक नहीं था। ओल्ड में कैपिटल कितना था? ओल्ड में लायबिलिटी था क्या? समझ में आ रही बात? यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं न्यू। न्यू इक्वेशन में क्या है? बैंक में जमा हुआ, क्या हुआ? बैंक में जमा हुआ था, कैशवा घटा कि बढ़ा? अरे बोलो, रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। तो 2 लाख रुपए यहां क्या कर देंगे? ब्रैकेट कर देंगे। कैसे 2 लाख घटा है ना भाई? डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना? 2 लाख। कितना? समझ में आ रहा राहुल? 2 लाख। उसके बाद अब बैंकवा में कितना बढ़ रहा है? 2 लाख। अरे बोलो। और कैपिटल में कुछ भी चेंज हो रहा है लायबिलिटी में? तो अब जो है यहां पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन। क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन। तब जो आएगा वो क्या होगा? न्यू। ओल्ड, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, तब जाकर के न्यू। तो न्यू में देखो तो कैश में से 10 लाख में से 2 लाख हट गया, कितना बचा? बैंक कितना है? अरे बोलो भैया। और इधर कितना है? 10 लाख। और इधर लायबिलिटी अभी भी देखो तो इक्वल टू है LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है? ये 2 ट्रांजेक्शन हुआ। इसका नेचर क्या था? इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन इंक्रीज। फिर से रिपीट करो मेरे साथ। क्लास में इसके बाद मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, इसके बाद फिर डाउट ही होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि रिवीजन किया हुआ सिलेबस और गर्म किया हुआ चाय ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए जो अभी करवा रहे हैं ध्यान से कर लो। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम बाद में नहीं बताएंगे, लेकिन अभी जो फ्रेश कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, वो फिर रिवीजन में हम चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स। हम अपनी बात बता रहे हैं। अगर अभी जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अभी अगर आपने डाउट पूछ लिया, अभी आपने समझ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है फिर दोबारा नए तरह से पढ़ाऊंगा तो आपको फिर उस तरह से मिलेगा। रिवीजन में उस तरह से नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। डाउट सेशन में भी डाउट सेशन होगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को?
क्लियर है? इसमें अब जो है तीसरा एंट्री, एक इमेजिन करके आप लोग कोई एंट्री बताइए भैया। अभी मैंने बुक नहीं छुआ है, बुक आपसे मैं एंट्री पूछ रहा हूं। एंट्री कर सकते हैं टेकन लोन फ्रॉम बैंक? टेकन लोन फ्रॉम बैंक कर सकते हैं? सारा पैसा उसा का व्यवस्था कर लिया, उसके बाद जब बैंक में पैसा 2 लाख डाला तो बैंक भी इंटरेस्टेड था ना इसके लिए, तो बैंक ने इसको 2 लाख लोन दिया। अभी ये कौन सा नेचर था बेटा? इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। इसमें कोई दिक्कत? अब लोन लेंगे तो क्या होगा? कौन सा इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजेक्शन पे? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, व्हाट आई सेड? क्या बोला मैंने? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बहुत अच्छा। तो एंट्री क्या करोगे? क्या ट्रांजेक्शन होगा? इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन, दोनों में इंक्रीज होगा। अरे भाई लोनवा लोगे तो पैसा बढ़ेगा ना, तो कैश बढ़ा या बैंक बढ़ा? अब बैंक से लोन लिए तो लायबिलिटी भी बढ़ा, बोलो। तो एक ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसके लिए हमको थोड़ा ऊपर का उसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए तीसरा क्या लिखा है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यहां तक मेरे को डाउट है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक किस तरह का नेचर है? किस नेचर का ट्रांजेक्शन है? किस नेचर का ट्रांजेक्शन है भैया? इसमें आप करोगे, पहले से कौन कौन है आपके पास में? पहले से है आपके पास में कैश प्लस बैंक इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको भी मैं बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म में कैसे एक ही बार लिखे, जो बार बार हमको यूज ना करना पड़े। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले आप प्रोसेस समझिए, फिर हर प्रोसेस का एक दूसरा सब प्रोसेस भी होता है। तो ये हो गया, 1-2 क्वेश्चन में मेहनत करवाएंगे, बार बार लिखवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको रिपीट करने का आदत हो जाए। अब ओल्ड बताइए, तो 2 नंबर का ओल्ड, इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर का न्यू, इसका क्या हो जाएगा? ओल्ड। तो इसका बताइए न्यू में क्या क्या है? कैश में आपके पास 8 लाख प्लस 2 लाख बैंक। अच्छा एक बात देखो, यहां लायबिलिटी हटा करके हम बैंक लोन डाल सकते हैं। जब तक कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी नहीं रहेगा तब तक सीधा लायबिलिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जब तक स्पेसिफिक लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा कि क्रेडिटर या सप्लायर या बैंक लोन, तब तक हम सीधे लायबिलिटी लिखते जाएंगे और नील लिखते जाएंगे। लेकिन जब नाम आ जाएगा तो नाम लिख देंगे। तो नाम यहाँ क्या आ गया है? इमेजिन कर चुके हैं ये पहले इमेजिन करना पड़ेगा आपको। पहले देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, कौन कौन अकाउंट। जर्नल में सिखाए थे ना स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग में, आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फिर बोलूंगा दूसरा टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट इफेक्टेड, फिर तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट इफेक्टेड। तो नेम तो पहले ही पता चल जाएगा ना, कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। सर बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक प्रभावित होगा। क्या होगा? आजकल कोई भी बैंक आपको कैश में लोन नहीं देती है, आपके अकाउंट में लोन देती है। अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आपका अकाउंट खोलेगी, तब आपको लोन देगी। कैश वाला सिस्टम नहीं है कि लोन दिए 5 लाख रुपया आप लेके घर जा रहा है, रास्ता में छीन लिया। वो सब सिस्टम अब बैंक नहीं करती है, उतना लफड़ा बैंक नहीं लेती है, आपके अकाउंट में ही पैसा डालती है। कहां डालती है? सब कुछ व्हाइट होता है, ब्लैक का कोई मतलब नहीं। अब यहां देखिएगा, तो ये जो है कैश बैंक, कैपिटल पहले से कितना बेटा? 10 लाख। और बैंक लोन पहले से था क्या? ओल्ड वाले में था क्या? यही एंट्रिया को यहां चिपका देना है बस। अब क्या ट्रांजेक्शन क्या हुआ? इसका ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें कैश बढ़ा क्या? कैश बढ़ा क्या? कितना लोन लिया है? लोन का अमाउंट नहीं लिखा है। मान लीजिए 2.5 लाख लोन लिया। कितना लिया बेटा? 2.5 लाख। ज्यादा नहीं, आज हम 3-4 तरह का ही केस समझेंगे। एक केस समझ लिए, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। यहां समझेंगे इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी 2। ठीक है, लायबिलिटी में भी इंक्रीज और एसेट में भी इंक्रीज। तो देखो, तो यहां पर कितना बैंक बढ़ गया आपका? बोलिए, कैपिटल बढ़ा क्या? लोन क्या बढ़ा? 2,50,000। अब देखो तो न्यू क्या होगा? न्यू के लिए आपको इसमें घेरना पड़ेगा। घेरेंगे तो क्या होगा? न्यू 8 लाख
अब कोई अगर बोला ना सर समझ नहीं आया, हमको इस तरह से बनाया, कॉपी किसी का चेक किया, अब भद्दा तरीके से बना हुआ तो हम इलाज कर देंगे उसके बाद। देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 450, इधर जीरो, इधर कितना, सॉरी 10 में जीरो जुटेगा तो 10 होगा ना, अब प्लस 2.5, तो कितना दोनों तरफ 12.5 है, बोलो भैया, ये हो गया। अब कोई और ट्रांजेक्शन आप लोग बोलिए। परचेज गुड्स फॉर कैश है, ठीक है ट्रांजेक्शन, बोलो। लेकिन नेचर वाई वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा नेचर है? परचेज गुड्स फॉर, बताइए कोई नेचर बताइए हमको, कौन सा नेचर है ये, किस नेचर में आता है ये? माल नगद खरीदा, ठीक है बच्चों, माल को नगद खरीदे हैं आप, तो क्या एंट्री करिएगा? और ये किस नेचर का है? इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, वही चीज है। माल खरीदे तो पैसा गया, अरे बोलो, और सामान आया। तो हमको पहले इमेजिन करने दो उसमें कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड होगा। तो इसमें अकाउंट इफेक्टेड हो जाएगा कैश, सॉरी पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। मान लीजिए 1 लाख रुपया, कितने का माल खरीदा बेटा? 1 लाख रुपए का माल खरीदा। अब देखो तो कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड है भैया। पहले तो हम आइटम लिखेंगे, कैश प्लस बैंक प्लस क्या अफेक्टेड हुआ? कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक। माल खरीदे तो स्टॉक आया ना, अभी तो बेचे नहीं ना, अभी तो स्टॉक है ना भाई, तो स्टॉक आया। उसके बाद यहां पर कैपिटल प्लस बैंक लोन। अब देखो तो इसमें ओल्ड में क्या है, ओल्ड में हो गया क्या है, मारेंगे 80,000 का नाम लिया तो 8 लाख प्लस बैंक कितना है, ये देखो इसका न्यू इसका ओल्ड होगा 4,50,000। स्टॉक पहले से कुछ है, कैपिटल पहले से कितना है, ओल्ड में नहीं, ओल्ड में लिखना है जो अफेक्ट होगा वो ट्रांजेक्शन में होगा, ठीक है। प्लस बैंक लोन कितना है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा। ट्रांजेक्शन हो गया बेटा, कैश कितना घटा, कितने का माल खरीदे हो बेटा, 1 लाख का, तो 10 लाख, 1 लाख घट गया। अरे कैशवा घटेगा, बैंक में कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं। स्टॉक कितना से बढ़ जा रहा है, अरे बोलो 1 लाख। कैपिटल कितना, 0, कोई प्रभाव नहीं, इधर भी कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ कैश घट गया, स्टॉक बढ़ गया। अब देखोगे न्यू, यहां फोकस करो ना, थोड़ा सा सीख जाओगे, नहीं तो फिर ये चैप्टर बाउंस हो जाएगा। चैप्टर तो सब खत्म हो गया, तुम्हारा हुआ कि नहीं, तो तुम देखो इतना कॉन्सेप्ट, इतना डाउट, इतना बैकअप देने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो कमी देखो कहाँ पे है। अब उसके बाद तो फिर ब्रह्मा जी को ही बुलाना पड़ेगा समझाने के लिए, हमसे ना हो पाएगा। हम बहुत करके देख लिए। अगर फर्स्ट चैप्टर के, किसी चैप्टर के फर्स्ट डे में अगर आप बोर फील कर रहे हैं और आप डाउट पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। बहुत अभी काम बचा हुआ है फोर्थ ग्रेड का। फोर्थ ग्रेड का काम सबसे ज्यादा आज के डेट में मिलता है। सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है आज के डेट में, फोर्थ ग्रेड में। क्लर्क 1 भर्ती होता है लेकिन लेबर 4 भर्ती होता है, समझ रहे हैं ना। रेलवे में टीटी का भर्ती 1,000 होता है, तो ग्रुप डी का भर्ती 50,000 होता है, समझ रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मतलब एग्जांपल दिया मैंने, जरूरी नहीं कि आपको टीटीए बनना है या ग्रुप डी में जाना है, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। आज पाकिस्तान का सोशियोलॉजी देख लीजिए, जो इंडिया पूरे दुनिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट छोड़िए ना, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में तो उसको 7-1 का रेशियो है, उसमें 15 को फिर 8-1 हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान का देख लीजिए, आज के डेट में सबसे करीबी है वो। बांग्लादेश भी बाद में आया, चलो उसको छोड़ देते हैं, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उससे भी लगाव था। इंडिया का सारा पड़ोसी देश एक तरह से गद्दारी है। कभी नेपाल चाइना के चक्कर में आकर के कहता है कि मेरा है तो तुम्हारा है, ऐसे करने लगता है, मेरा तेरा नेपाल, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में देखिए, इंडिया पूरे वर्ल्ड को एक तरह से हेल्प करने की क्षमता रखता है। जिस कंट्री से उसको जरूरत पड़े, जिस कंट्री को जरूरत पड़ेगी इंडिया उसके लिए खड़ा रहता है।
ठीक है, डिप्लोमेट तरीके से, हर तरह से। अभी अफगानिस्तान को कुछ दिन पहले गेहूं और क्या क्या अनाज उनाज भेजा गया, मक्का भेजा गया। तो क्या पाकिस्तान अगर प्यार से रहता तो क्या उसको हम सपोर्ट नहीं करते? लेकिन उसको लतखोर वाला आदत है, वो नहीं समझेगा। वो बिना मार खाए होता है, वो बदमाश लड़का होता है, वो होता है शरीफ, जिसको 2-4 थप्पड़ दिए तो सीख जाता है, वो अगला बार वो गलती नहीं करता है। वो लड़का होता है जिसको जब तक चोट का असर रहता है तब तक सहलाता है और उसके बाद फिर वही गलती करता है। उसको प्यार से रखना चाहिए, रहना चाहिए था इंडिया के साथ। उसको दुनिया के किसी कंट्री का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इंडिया से खाली अच्छा रिश्ता बना के रखता। हम लाहौर जाते, वो दिल्ली आता घूमने फिरने। जैसे हम लोग, अच्छा कोई आप कल के डेट में बड़े हो जाए, बहुत अच्छे जॉब पोस्ट पे चले जाए, आपको लंदन घूमने जाना होगा, तो ना आपको सरकार रोकेगी ना घर वाला रोकेगा, पैसा है, टिकट कटाइए, वीजा लीजिए, जाइए, कोई दिक्कत। लेकिन आपको इस्लामाबाद घूमने जाना है, घरे वाला के हाथ, करेजा पर भी हाथ रहेगा कि गया है घूमने, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? उसी तरह से वो अनसेफ है। तो अगर वो सिर्फ इंडिया के सपोर्ट में रहता और इंडिया के साथ, उसको बाकी किसी कंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो इंडिया के साथ फेवरेबल तरीके से रहता, फेथफुल तरीके से रहता, तो उसको कभी किसी कंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से ना उसको हथियार लेना पड़ता, ना किसी से उसको डरना पड़ता, ना कर्ज के लिए सोचना पड़ता। इतना उसके पास पावर हो जाता। लेकिन क्या करे, दिन जब खराब होता है तो आदमी को अच्छा बात नहीं समझ आता है, भाई को भाई का बात समझ में नहीं आता है, बेटा को बाप का बात समझ में नहीं आता है, अच्छी बातें जल्दी समझ नहीं आती है, अच्छी दवाई, अच्छे लोग और अच्छी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, अच्छी किताबें भी जल्दी समझ में नहीं आती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत रास्ते जल्दी आपको अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे रास्ते पर जाने से पहले आप सोचेंगे करे कि ना करे, अच्छा होगा कि नहीं होगा, और गलत रास्ते पर आप फटाक से चल देंगे, बाद में आपको पछताना पड़ता है। फिर आपके अगल बगल इर्द गिर्द के लोग आपको उठाने की कोशिश करते हैं, जितना क्षमता होता है उतना उठा पाते हैं, तो बस ऐसे ही रह जाते हैं आप। विवेक से काम लीजिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को स्ट्रांग रखिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। बगल वाला को आता है नहीं आता, मैं कितनी बार कहा हूं कि पढ़ाई के मामले में इतना सेल्फिश हो जाइए ना कि बगल वाला क्या लिख रहा है उससे मतलब नहीं है, हम पढ़ने आए हैं, पेमेंट हमारे पापा दे रहे हैं, टाइम हम दे रहे हैं, हमको पढ़ना है, हमको समझना है, सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमको क्या डाउट है, बस। आप खुद मजबूत रहिएगा तो ना फ्रेंड को मजबूत रखिएगा। कल मैंने कहा कि फलाने बच्चे से कि उसको थोड़ा हेल्प कर देना, तो दोनों हंसने लगा। उसको पता है वो हेल्प नहीं मांगेगा और उसको भी पता है कि उसको हेल्प करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और मांगेगा हेल्प तो एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं, तीसरा बार वो करेगा। और वो एक बार मांग कर देखे कि हाँ भाई हमको नोट्स और कॉपी चाहिए, दे दो, खुद पहुंचा देगा, ऐसा लड़का है। लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति खत्म है नोट्स बनाने की। अपने तो बनाएंगे नहीं, कभी कभी फ्रेंड्स से भी, हर बच्चा अलग अलग, 5 उंगलियां बराबर है नहीं है, लेकिन 5 अलग अलग काम करती है। तो आपको सबको अलग अलग काम मिला हुआ, सबका अलग अलग क्षमता है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, उस हिसाब से अपने आप को बूस्ट अप करना है। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से उसको हम बूस्ट करने का कोशिश करते हैं। आगे बढ़े, तो ये मान लीजिए नए वाले में क्या होगा, आपका कैश कितना घट के आ जाएगा, 7 लाख, और ये बैंक 450 जैसे था वैसे ही है। स्टॉक कितना बढ़ गया आपका, एक, इधर कोई फर्क पड़ा, अरे बोलो भाई, इधर अभी भी 10 लाख है और 2,50,000 है। आप जोड़ के देखिए, LHS RHS बराबर होगा, है क्या? अरे जोड़ो, 7 1 8 और 4 12,50,000 हुआ, उधर भी 12,50,000 हुआ, कितना ट्रांजेक्शन हो गया, 4 हो गया। बिजनेस में अब इसमें कोई बच्चा कहेगा, चलिए इसी पे बात करते हैं, क्वेश्चन 3-4 दिन का काम है, हमको 4-5 दिन लगेगा इसमें, और हम इसी तरह से बताएंगे, आप देखते चलेंगे। पीयूष, इसमें एक एंट्री ये हो सकता है, नगद माल नहीं खरीदा, उधार खरीदा, इंपैक्ट क्या होगा उसका, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताइएगा। जैसे मैंने कहा ना, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज, ये किस नेचर का था, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन, इस तरह का 2 एंट्री हो गया ना, इस तरह का 2 एंट्री हो गया ना। अब एक एंट्री बताइए जिसमें मैं ये बोल रहा हूं, उसका नेचर समझिए और इमेजिन करके बोलने का कोशिश करिए, रिप्लाई करिए, सीखिएगा तब। आप बताइए कि मैंने माल खरीदा उधार, अभी तो नगद खरीदा ना भैया, वेरी गुड, इंक्रीज इन
इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन, क्या है नेचर इसका? किताब ना वो देख रहा है ना हम देख रहे हैं, बस समझिए। सिर्फ क्लास में एक दो बच्चे ही नहीं है जो आप रिप्लाई, आप सब रिप्लाई कर सकते हैं और सही रिप्लाई कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। हम सीखते हैं और चुपचाप सीख के घरे चले जाते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन, सिंपल भैया, उधार खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं? क्या बढ़ जाएगा? एसेट में क्या बढ़ जाएगा? सामने है बोर्ड पे, स्टॉक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एसेट में क्या बूस्ट हो जाएगा? फिर से बोलो। और लायबिलिटी में क्या बढ़ जाएगा? क्रेडिटर या सप्लायर। मारेंगे डेटर का बात बोला, डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर या सप्लायर। तो अब हम चौथा पांचवा एंट्री करते हैं। देखिएगा क्या लिखवाया मैंने, परचेज्ड 50,000, परचेज्ड गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। 50,000 का माल उधार खरीदा। क्या करता बेटा? बुझा रहा है? ठीक है। अब इसमें कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड होगा? कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक इज इक्वल टू, बोलो, कैपिटल प्लस बैंक लोन क्रेडिटर। कौन दिक्कत हो बाबू साहब? किसी को कोई दिक्कत? तो ये किस नेचर का ट्रांजेक्शन था जो अभी बोला है सत्यम? इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो मेरे बच्चों ये ओल्ड क्या कहता है? ओल्ड मतलब इसका ये न्यू यहां पर क्या हो जाएगा? ओल्ड। चौथा का न्यू, पांचवा का ओल्ड। तो ओल्ड में क्या है? 7 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू कैपिटल कितना है? 10 लाख प्लस लोन कितना? 2,50,000। अब पहले से कुछ क्रेडिटर है? नहीं है। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या हुआ? ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? कैश परचेज किए तो कैश में कोई प्रभाव नहीं ना पड़ा, उधार खरीदे हैं। क्या करते हैं? उधार। बैंक से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक कितने का बढ़ गया? 50,000 का। कैपिटल कुछ बढ़ा? नहीं बढ़ा। बैंक लोन बढ़ा? नहीं बढ़ा। स्टॉक क्रेडिटर कितना बढ़ा? 50,000 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब न्यू बताओ जरा मुझे। 7 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस इधर कितना? 10 लाख प्लस 2,50,000 अब प्लस दोनों तरफ 13,13 है। देखो तो, 4.5 प्लस 1.5 6 लाख हुआ और 7 लाख 13 लाख हुआ और उधर भी 13 लाख हो रहा है। 5 एंट्री हुआ। कितना एंट्री हुआ? 5 एंट्री। 5 एंट्री में 5:5 5 जीरो का किसका रेशियो है? 5 क्लियर और डाउट 0। किसका किसका 5 0 का रेशियो चल रहा है? पांचों में पांचों कौन समझ लिया? पांचों में पांचों ट्रांजेक्शन किसको किसको समझ में आ गया? रेज योर हैंड ताकि हमको भी आप कॉन्फिडेंस मिले यार आगे बताने का। आयुष नहीं समझ आया? कहीं कहीं तो बताओ ना किसमें। 5 ट्रांजेक्शन लिखवाए, रिपीट करो। तो पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हाँ। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, अरे बोलो। चलिए दूसरा, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। क्या बोलते हैं पहला वाला को? दूसरा मैंने बोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या बोला दूसरा? क्या है उसका मतलब? पैसा जमा किया बैंक में तो कैश निकल के गया और बैंक बढ़ गया। अरे मॉडर्न अप्रोच से भी देखोगे ना रे तब गधा सब, तो उसमें बैंक बढ़ गया, कैश क्या हो गया? घट गया। तो बैंक जब बढ़ गया, कैश घट गया, तो बैंक बढ़ा तो डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात है, बैंक बढ़ा तो आया, कैश घटा। लायबिलिटी पे उसका कोई फर्क पड़ा क्या? अरे उस साइड पे कोई फर्क पड़ा क्या? आरएचएस पे उसका कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए तीसरा। अरे ट्रांजेक्शन बोलो, नेचर बाद में। ट्रांजेक्शन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। कौनो दिक्कत? लोन लिए तो क्या हुआ? बैंकवा बढ़ गया। अरे बोलो, बैंकवा क्या हुआ? तो है ये है 3 4 5 तो सामने ही है, 1 2 खाली मिटा गया ना। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो बैंक क्या हो गया? 2 लाख से कितना हो गया बैंक बढ़ के? 4,50,000। अरे बोला। अब एक बात बताओ, कई बार ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम लास्ट डे के लिए बचा के रखेंगे। कुछ ऐसा होता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
हमारे पास माल कितने का है? माल अभी हमारे पास कितने का है? 1.5 लाख। कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है बेटा? 1.5 लाख। अब एक नया ट्रांजेक्शन करते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ 1 लाख फॉर 1,20,000। लिखिए सब लोग फ्रेश, छठा एंट्री। एक हार्ड भी सीख के जाइए, 5 स्मूथ स्मूथ सीख करके गए जाएंगे, एक हार्ड भी ट्रांजेक्शन। इसे ये हार्ड नहीं है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको कुछ मैजिकल लगेगा। एक ही ट्रांजेक्शन और बताएंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे। माल कितने का था? बोलते बेटा जल्दी से 6 नंबर एंट्री, बहुत साफ सुथरे तरीके से करते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज फॉर 1,20,000 रुपीज। ये किस नेचर का है? इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। इसको जरा सा देखेंगे, ओल्ड मुझे बताना आप लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नजर हटी दुर्घटना घटी। कैश है, बैंक है, स्टॉक है। थोड़ा ध्यान देंगे ना तो ये चैप्टर सबको समझ आएगा, सबको समझ आएगा, सबको गारंटी के साथ सबको आएगा। फिर होमवर्क दूंगा, घर जाके देखोगे, आधा से ज्यादा डाउट तो तुम्हारा घर पे क्लियर हो जाएगा। कैपिटल प्लस बैंक लोन प्लस क्रेडिटर। ओल्ड बताना बेटा। कृति कितना है? कैश कितना है? 7 लाख। बैंक कितना है? 4 लाख। स्टॉक कितना था? 1.5 लाख। कैपिटल कितना है? 10 लाख। ध्यान दो, बैंक लोन कितना है? 2.5 लाख। क्रेडिटर कितना है? 50,000। ठीक है, ध्यान दो, एक चीज और ध्यान, इसमें क्या हुआ, अब ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो क्या था? सामान बेच दिया 1 लाख का, कितना में? तो पहले तो आप बाबू साहब इसमें से माइनस कर दीजिए स्टॉक में से 1 लाख। कितना? स्टॉक में से कितना माइनस कीजिएगा? अब बेचा कितना में? तो इसमें 1,20 ऐड कर दीजिए। कितना? अब देखो इसमें कोई प्रभाव पड़ा? तो एक बात बताओ कि घाटा स्टॉक 1 लाख का, अब बढ़ा 1,20,000 का, तो 20,000 डिफरेंस पैदा करेगा। किधर बढ़ रहा है ज्यादा? एलएचएस में कि आरएचएस में? एलएचएस में। अब बताओ कि 1 लाख का सामान 20,000 ज्यादा में बेचे तो क्या दिया होगा? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। तो कैपिटल भी 20,000 से बढ़ जाएगा। ये सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां गौर से, जिसको समझ नहीं आएगा हमसे पूछ लेगा, हमसे डिस्कस करेगा। न्यू देखो तो ये कितना हो गया? 8,20,000। ये कितना है? ये कितना है? इधर का जोड़ो तो नितिन जल्दी से, कितना आ रहा है? नितिन जोड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। इधर का जोड़, इधर का कितना हो गया? 10,20,000 प्लस 2 लाख प्लस, दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो कहना। क्या बोले, कितना आया इधर? इधर का 13,20 आ रहा है, उधर का 13,20 है क्या? आ गया बराबर। क्या हुआ डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं, अगर उधर नहीं डालते तो फिर डिफरेंस पैदा होता। 1 लाख का सामान घटा। अच्छा, कोई भी दुनिया का मूर्ख आदमी ना होगा जो कॉस्ट प्राइस में बेचेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके बेचेगा ना। तो माल बेचा कितने में? कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा कि माल बेच दिया। क्या कर दिया? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या ये सिंपल है या प्रो है? ये एंट्री प्रो एंट्री है या सिंपल एंट्री है? आप लोग पबजी में प्रो बोलते हैं ना, किसी चीज में एक्सपर्ट को प्रो बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। तो अब बताओ मुझे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसमें कुछ खास है क्या? स्टॉक से घटा देंगे, कैश में जोड़ देंगे। हमने एक स्टेप आगे बताया कि सोल्ड गुड्स वर्थ 1 लाख फॉर 1,20,000। बिकाया उसमें भी, लेकिन इन्वेस्ट इन स्टॉक जितना घटा उतना ही कैश नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा बढ़ा।
समझ रहे हैं? बरसात में दरवाजे पर, गांव में किसका घर है? सबका घर है गांव में। दरवाजे पर बरसात में जब मिट्टी बह जाता है तो दरवाजे पर बरसात के ठीक बाद हमारे कैलेंडर में और हमारे कल्चर में दिवाली आती है। दिवाली में क्या होता है कि गांव में लोग साफ सफाई करते हैं, जहां पर मिट्टी कम होता है वहां पर मिट्टी दे देते हैं। शहर में लोग क्या किया हुआ है कि प्लास्टर करवा देता है। गांव इस मामले में अभी भी ठीक है कि खेतों में पानी लगता है तो वाटर सेल रिपेयर होता है, वहां 100-150 फीट पे पानी आ जाता है। शहर में देखते हो किसी को भी चापाकल में आज के डेट पानी आता है, गर्मी में सबको समरसेबल करवाना पड़ता है, क्योंकि आप अपना जो शहर में जो बरसात होती है उसका पानी तो सेल्फ रिपेयर होता ही नहीं है। वाटर सेल रिपेयर कैसे होगा जब वो पानी धरती के अंदर जाएगा सूख के। अब वो तो आपके दरवाजे पे प्लास्टर किया हुआ है, उसके बाद रोड है, अब वो रोड के बगल में नाला है और नाला से चला गया कहां? हरदों में या किसी नदी में, नाला में, और उसके बाद वो चला गया किसी बड़ी नदी में चल गया। तो आपके यहाँ जो बारिश हुई वो आपके एरिया में वाटर सेल रिपेयर कहां हो पाया? वाटर सेल रिपेयर तो हुआ नहीं। लोग क्या करता है कि पिछिल के नहीं गिरेंगे इसलिए प्लास्टर करा देता है, हमारा दरवाजा अच्छा लगे इसलिए प्लास्टर करा देता है। एगो ईटा आ गया है सीमेंटेड वाला, वो बिछवा देता है। समझता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान होने वाला है। क्या कीजिएगा 320 फीट पर भी पानी नहीं आएगा तो बेटा पोता के लिए क्या कीजिएगा? शहर में घर 4 मंजिल बना के 50,000 रेंट वसूल करके क्या कीजिएगा जब पानी नहीं आएगा? तो कहां से पानी लीजिएगा? वो दार्जिलिंग उस सब तरफ जो पानी आता है टंकी से आता है या मोटर से ऊपर फेंकता है टंकी में, वहां पानी नहीं है। 2000 लीटर का टंकी आता है, उससे भराता है, तब वहां से होटलों में या रेस्टोरेंट वगैरह में पानी आता है हाथ धोने के लिए, पीने के लिए। कॉमन सेंस की बात है। गांव अभी भी इस मामले में ठीक है कि आपके दरवाजे पे, बहुत कम ऐसा गांव में दरवाजा मिलेगा जहां पर ईटा बिछाया हुआ है या प्लास्टर किया हुआ है। दरवाजा वैसे ही है। खेत के अगल बगल में पानी लगता है, वो रिपेयर होता है वाटर से, तब जाके 100-150 फीट पे पानी आता है। चापाकल एक हैंडल मारते हैं, 1 लोटा पानी फेंक देता है। होता है ना? ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझा। अब 7 की जगह कितना बढ़ गया हमारा कैश? 1 की जगह कितना बढ़ गया? 1-20। कैश कितना हो गया? 8-20। और हमारा स्टॉक कितना घट गया? 1 घटा। तो बीच का डिफरेंस 20,000 कौन सी है? प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल फाइनल अकाउंट में बता चुके हैं कि नहीं? हाँ, लॉक कर दिया जाए। आज के लिए इतना काफी रखते हैं। कॉन्सेप्ट है ये है कि कभी भी जब भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं या तो एसेट का इफेक्ट एसेट पे पड़े या एसेट के साथ साथ लायबिलिटी पे भी पड़े। अब मान लीजिए एक और ट्रांजेक्शन लास्ट हम कर लेते हैं, ओरल करके चलते हैं, इसको लिखेंगे नहीं। लोन कितना हमारे ऊपर है? अब हम देख रहे हैं कैसनो लोन होगा। लोन का नाम ही है लोन, मतलब वो कर्ज है। क्या है? कर्ज अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे होता हर बिजनेस पे होता है कर्ज, लेकिन कर्ज अच्छा बिजनेस के लिए नहीं माना जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैश कितना है? 8,20,000। मारेंगे एक मुक्का बस, यहां देखो 8,20,000 कितना कैश है। हमको मेरे ऊपर लायबिलिटी लोन कितना है? इसको नहीं, इसको रखेंगे, इसको बचा के रखेंगे। क्रेडिटर महाजन का कुछ पैसा रहना चाहिए तभी ना हमको याद रखेगा। ठीक है, 50,000 सप्लायर का। सप्लायर का 50,000 है तो उसका कोई दिक्कत नहीं। हमको मन हुआ कि मेरे पास बैंक लोन कितना पड़ा हुआ है, तो हम 2.5 लाख पे इंटरेस्ट कब दे, क्यों दे, जबकि हमारे पास 8,20,000 पड़ा हुआ है? बोलो, या बैंक में भी कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? तो हमने क्या किया कि 4,20,000 रुपया में से 4,50,000 में से 1,50,000 लोन को रिपेमेंट कर दिया। क्या किया बच्चों? हमने लोन का रिपेमेंट। कितना है लोन? बैंक हमारे पास कितना है? बैंक बैलेंस। कैश को छुआ भी नहीं, कैश को छुआ भी नहीं, कैश को बिजनेस करने के लिए रखे हुए। फिर स्टॉक कर देंगे, स्टॉक घट गया ना, स्टॉक कर देंगे ना भाई। तो 4,50,000 हमारे पास बैंक पड़ा हुआ, उसको वैसे ही रखे हुए हैं। उसमें से क्या किया कि 1.5 लाख रुपया बैंक लोन को दे दिए। बोले जाओ अब 1 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? अरे भाई जब मूलधन चुका देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जब पे ऑफ कर देंगे तो जो बचेगा उसी पे ना हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा क्या हुआ बेटा कि 4.5 लाख में से हम 1.5 लाख घटा दिए, तो मेरा बैंक कितना हो गया? बैंक कितना बच गया? 3 लाख। 3 लाख बच गया। इधर से कितना घट गया? 1.5 लाख। तो इधर हमारा 3 लाख बचा। अब एक काम करो, 3 लाख अब 50,000 कितना होता है? 3.5 लाख।
ये 8,20,000, तो 3.5 लाख प्लस 8,20,000, 11,70,000। अरे बोलो, तो इधर का हो रहा है 11,70,000, कितना? और इधर बाबू साहब 10-20, कितना? 10-20 और 1,50, 10-20 और 50, 10,70। अरे बोलो, लोनमा में 2.5 लाख में से 1,50,000 चुका दिए तो कितना बचा? 1 लाख ना बचा। 10,70 प्लस 1 लाख कितना हो गया? बराबर आ रहा है क्या? 7 तरह का ट्रांजेक्शन अभी हम लोगों ने देखा। ये किस तरह का ट्रांजेक्शन था? ये नेचर क्या था? लोन का रिपेमेंट करना। विच टाइप ऑफ नेचर, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस? डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन, फिर से बोले। अब एक और देखते हैं, ओरल, सामने में हमारे पास इमेजिनेशन है। एक और बताते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी बाद में, वो थोड़ा अपर लेवल की बात है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल। हाँ, मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल का मतलब क्या? इसमें इस ट्रांजेक्शन में डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, इसका एसेट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? एलएचएस में कोई प्रभाव पड़ेगा? आयुष, लायबिलिटी में डिक्रीज और इंक्रीज हो गया कैपिटल में, एलएचएस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समवन वाज थिंकिंग दैट कि प्रभाव पड़ेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कहां से रिलेटेड है? दोनों आरएचएस से रिलेटेड है। कहां से? अब एक बात ध्यान दीजिए, हमारा जो लोन था अभी कितना बच के हो गया था पीयूष? अब 1 लाख लोन था, तो हमको जो लोन वाला है वो कहा क्या कि देखिए भैया, आप हमारा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं या नहीं चुकाना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस में हमको 1/10 शेयर दे दीजिए, हम अपना लोन माफ कर देंगे आपको। क्या कर देंगे? तो क्या किया कि 10 लाख रुपया, अब कितना हो गया कैपिटल? 11 लाख। बैंक लोन कितना हो गया? 0। और ये 50,000। इधर कोई प्रभाव पड़ा? 11,70 अभी भी है, 11-20, सॉरी 11-10-20 था ना, तो 11-20 उधर। ये एक मतलब 9th या 10th नंबर पे आता है, दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा बता दूं। क्वेश्चन मिलेगा, आप बनाइएगा, तब जाकर के मुझसे फिर मिलिएगा। कल हम लोग फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था 4-5 दिन अगर आप ठीक से बनाएंगे, 4-4 क्वेश्चन भी करके बनाएंगे, 4 क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल, 6 क्वेश्चन भी अगर आप एक दिन में बनाएंगे तो आपका ये 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ये बैलेंस शीट नहीं किए रहते ना, तो ये नहीं कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता, फिर हमको बहुत मतलब हार्ड लेबर करना पड़ता। अभी जो समझा पा रहे हैं, सबके चेहरों पे थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस है, उस समय नहीं होता। अगर बताओ ये जर्नल से पहले पढ़ाते तो समझ आता क्या? नहीं आता। तो ये चीज अब आप करिए, कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको कंप्लीट करिए। आज का यहीं तक क्लास रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है?